वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी के अध्याय 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे मनोयोग से और पूरी रुचि के साथ ध्यान लगाते हुए इस पाठ को सुनेंगे, समझेंगे। ये पाठ का प्रत्यय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिचय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या हैं, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, कितने प्रकार का होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यापार की स्थिति वो देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है उसके बारे में जानेंगे। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, यह भी हम देखेंगे। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार और विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार, तो ये हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ है। परिचय। व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसका तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। वस्तु और सेवा दोनों चीज, वस्तुएं भी हैं और सेवा भी है, इसमें ये स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक बेचने वाला चाहिए और एक खरीदने वाला चाहिए। यदि ये दोनों पक्ष होंगे तो ही व्यापार होगा। व्यापार खरीदने और बेचने की अपेक्षा विनिमय का भी नाम है, ठीक है, वस्तुओं की अदला बदली का। विनिमय का मतलब है वस्तुओं की अदला बदली। तो व्यापार खरीदने बेचने का भी नाम है और दूसरा जो विनिमय यानी वस्तुओं की अदला बदली का भी नाम है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय जिसमें दूसरे देशों के साथ, और राष्ट्रीय यानी अपने देश के अंदर। राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की जरूरत इसलिए पड़ती है, अब कोई भी देश दूसरे देशों के साथ व्यापार क्यों करता है? या तो वे उस वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकते या अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं, ठीक है। दो ही कारण होते हैं। किसी भी देश को दूसरे देश के साथ व्यापार करने के दो कारण होते हैं कि जिस वस्तु का वो व्यापार करना चाहते हैं या तो वो उस वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकते या अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, यानी वस्तुओं की अदला बदली होती थी। तब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब कीमती वस्तुओं का कॉन्सेप्ट मानव के ध्यान में नहीं आया था, इसलिए वस्तुओं की अदला बदली होती थी जिसमें वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तुएं दी जाती थी, यानी मुद्रा के बदले में एक वस्तु हमने ले ली तो दूसरी वस्तु जो उसके जरूरत की है वो उसको दे दी। पुराने समय में कागजी व धार्मिक मुद्रा के अनुमान, धार्मिक मुद्रा के अनुमान से पहले दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी ऐसी वस्तुएं जो आसानी से नहीं मिलती हैं उनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन यानी आग्नेय कांच, कौरी सेल, चीते के पंजे, व्हेल मछली के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल फर, जो फर के रूप में बाल होते हैं वो, मवेशी, चावल, पेपर कार्ड, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण से, इन चीजों से अदला बदली होती थी। वस्तु जो ये दुर्लभ वस्तुएं हैं, ये दुर्लभ वस्तुओं से वस्तु अपनी मन की ली जाती थी और ये चीजें बदले में दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है? प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था क्योंकि लंबी दूरी तक न तो रास्ते होते थे, और यदि रास्ते होते थे तो परिवहन के साधन नहीं होते थे, और ये दोनों चीजें होती थी तो रास्तों पर चोर डाकुओं का बहुत बड़ा खतरा होता था। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। रेशम मार्ग जो है, जो चीन से लेकर के यूरोप तक जाता था, जो चीन से लेकर के भारत के उत्तर में होते हुए और यूरोप तक जाता था, वो रेशम मार्ग जो है 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग था। तो उसके द्वारा रोम से चीन को जोड़ता था और इससे व्यापार होता था पुराने समय में। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई।
समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। तो ये चीजें जब रोमन साम्राज्य का विखंडन हो गया तो ये चीजें हुई। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। ठीक है। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। विदेशी व्यापार के साथ एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा गया। 15वीं जैसे अमेरिका की खोज हो गई तो अमेरिका में काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी, तो अफ्रीका और एशिया के देशों से लोगों को पकड़ा गया और उनको दास बना करके यहाँ बेचा गया। तो 15वीं सदी के बाद में ये 200-250 साल तक ये दास व्यापार बड़े स्तर पर चला। देखिए ये रेशम मार्ग है, ये हमारा देश भारत है, ये चीन है। तो ये चीन से चलता था भारत के उत्तर में होते हुए और ये रोमन साम्राज्य तक यानी यूरोप तक आता था। ठीक है। तो ये इसमें ऊंटों के कारवां चलते थे। ठीक है। बड़े स्तर पर ये मार्ग जो है बहुत पॉपुलर रहा था और यहाँ पर चीन से वस्तुएं रोमन साम्राज्य के लिए और रोमन साम्राज्य से वस्तुएं चीन के लिए आती जाती थी और बीच के देश भी इसका फायदा उठाते थे। देखिए ये दास व्यापार है 15वीं सदी का। इस तरह से लोगों को पकड़ के लाया जाता था और उनको उनकी बोली लगती थी, उनको खरीद करके फिर यहाँ जो जलियान होते थे उनमें अंदर इनको बिठा दिया जाता था, भर दिया जाता था और दूसरे देश में ले जाकर के इनको बेचा जाता था। ठीक है। तो ये दास व्यापार बड़े स्तर पर विशेष रूप से अमेरिका में चला था। जब अमेरिका की खोज हो गई थी तो यूरोपियन लोगों ने वहां के जंगल काटने के लिए, वहां खेती करने के लिए इन दासों की जरूरत उनको हुई और इन्होंने इनको अफ्रीका से पकड़ पकड़ करके ला करके यहाँ पर बेचते थे। ये पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोग व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा, अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उन्हें, और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। जो अमेरिका उस समय नया ही खोजा गया था क्योंकि कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर आया था। स्पेन का कोलंबस 1492 ईस्वी में आया था, तो अमेरिका नया ही खोजा गया था। अमेरिका को उस समय नई दुनिया कहा जाता था। ठीक है। तो वहां पर जो जंगल थे उन्हें काटने के लिए और वहां खेती के कार्य के लिए मानव श्रम की जरूरत थी क्योंकि मशीनें तो उस समय तक इतनी ज्यादा व्यापक रूप में नहीं थी। तो ये अफ्रीका से इन लोगों को बलपूर्वक पकड़ा जाता था। ठीक है। और यहाँ अमेरिका में इनको प्रवेश किया जाता था। यह दास व्यापार 200 वर्ष तक लाभदायक रहा। 200 वर्ष तक ये बहुत लाभदायक रहा। जब तक कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों में यह पूर्णतया समाप्त नहीं हो गया तब तक ये दास व्यापार जो है चलता रहा। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी। औद्योगिक क्रांति 1600 के आसपास, 15 से 1600 के आसपास आई। तब कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। अब इनसे क्या होने लगा, वस्तुएं बनने लगी और जो वस्तुएं बनने लगी उनका मौद्रिक मूल्य बढ़ गया और ये जो कच्चे माल की चीजें थी इनका मौद्रिक मूल्य घट गया। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1800 तक हुआ, 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45 तक हुआ। तो इस दौरान पहली बार राष्ट्र ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। व्यापार कर वसूल करने हेतु सामान्य समझौता गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने व्यापार करके शुल्क को घटाने में मदद की। तो ये WTA किससे बना? गेट से बना। गेट का मतलब है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में क्या हो गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसने व्यापार करके शुल्क को घटाने में मदद की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जरूरी है? यह उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण यानी कोई विशिष्ट वस्तु जो बनती है उस वस्तु की दूसरे देश वाले नहीं बना सकते, तो वो उन देशों से उसे खरीदते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में है। उत्पादन में विशिष्टीकरण, कोई विशेष वस्तु बनती है। देखिए ये WTO का हेडक्वार्टर है।
WTO का हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है, उसकी कैपिटल है जेनेवा। तो वहां जेनेवा में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था? गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और ये राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? एक, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, यानी हर एक देश में जो संसाधन है वो भिन्न है। कोई पदार्थ किसी देश में ज्यादा मिलता है, कोई पदार्थ किसी देश में बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा मिलता है तो वो उन्हें उन देशों में भेजना होता है जहां वो कम मिलता है, और जो हमारे देश में जो संसाधन कम मिलता है उसे हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता जो है वो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है। अब देखिए भौतिक संरचना, जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत हैं। हर एक देश की भौतिक संरचना में अंतर होता है। हर एक देश का भूविज्ञान अलग होता है, उच्चावच अलग होता है। ठीक है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, समतलता नहीं होती, और हर एक देश की जलवायु भी भिन्न होती है। तो इस कारण हर एक देशों में राष्ट्रीय संसाधन भी असमान रूप से मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, धरातलीय भिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं उनके कारण फसलें और पशु किस तरह के मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, कौन सी फसलें होंगी, किन फसलों के लिए अनुकूल वातावरण है। ठीक है, ये धरातलीय भिन्नताएं जो है तय करती हैं, सुनिश्चित करती हैं। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। जहां निम्न भूमि है वहां कृषि अधिक होती है। ठीक है, और जहां पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर्यटक ज्यादा आते हैं। अगला देखिए, खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित हैं। इनकी उपलब्धता औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करती है। ठीक है, ये जो खनिज संसाधन है ये पूरी दुनिया के हर देश में अपना अलग अलग तरीके से है। कहीं कोयला बहुत अधिक मिलता है, कहीं लोहा बहुत अधिक मिलता है, कहीं सोना बहुत अधिक मिलता है, कहीं डायमंड बहुत अधिक मिलता है। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में कोई भी चीज ऐसी ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन वहां सोना और डायमंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन जो है वो भी पूरी दुनिया के देशों में अलग अलग मात्रा में होते हैं। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप व वन्य जाति के प्रकार को प्रभावित करती है। जलवायु क्या करती है? किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप कहते हैं पौधों को, और वन्य जाति जो उनके अंदर रहती है। ठीक है, तो पादप व वन्य जाति का मतलब है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, तो ये भी प्रभावित होते हैं जलवायु से। ठंडे क्षेत्रों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, रबड़ तथा कहवा का उत्पादन अधिक होता है। तो आपने देखा कि जलवायु भी एक कारण है जिसकी वजह से संसाधन प्रभावित होते हैं। अब दूसरा जो आधार है वो है जनसंख्या। जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता, जनसंख्या का क्या आकार है, जनसंख्या कैसे फैली हुई है और उसमें विविधता कैसी है, तो इसके आधार पर भी मात्रा जो है वो प्रभावित होती है। जैसे सांस्कृतिक कारक कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप में विकसित हुए हैं। जैसे चीन में चीनी मिट्टी के बर्तन बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं और उसको विदेशों में उसकी बहुत बड़ी डिमांड है और बेचा जाता है। ईरान में कालीन बड़े स्तर पर बनाया जाता है और ईरान के कालीन की पूरी दुनिया में मांग है। उत्तरी अफ्रीका में चमड़े का काम बहुत अधिक होता है और इंडोनेशिया में बटीक वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। ठीक है, तो ये जो है सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, जनसंख्या के सांस्कृतिक कारक हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं और पूरे देशों में भेजी जाती हैं। अब देखिए, सघन बसावट वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है। जो देश ज्यादा घने बसे हुए हैं, जहां ज्यादा जनसंख्या है, वो आंतरिक व्यापार ज्यादा करते हैं, यानी अपने देश के अंदर ही वस्तुओं का आदान प्रदान ज्यादा होता है। जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि ज्यादातर जो उत्पादित माल होता है वो अधिक जनसंख्या में ही खप जाता है, तो बाहर उसे भेजना बहुत कम जरूरत पड़ती है। आर्थिक विकास की प्रावस्था, देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में व्यापार की वस्तुएं अलग होती थी। जब धीरे धीरे विकास हुआ
तो फिर व्यापार की वस्तुएं अलग हो जाती हैं। जैसे कृषि उत्पादों वाले देश विनिर्माण वस्तुओं के साथ विनिमय करते हैं, जो जहां कृषि उत्पाद ज्यादा पैदा होते हैं वो बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा खरीदते हैं अपने कृषि उत्पादनों से बदल करके। ठीक है, अब ये देखिए, ये ईरान के कालीन हैं, विश्व में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है और ये बहुत सेल होते हैं। और ये इंडोनेशिया का बुटीक वस्त्र है, इनकी भी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, तो ये जो है हस्तशिल्प है और ये किसी भी देश का एक सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, तो जहां पर ये चीजें बनती है, जो देश इन हस्तशिल्प की वस्तुओं को बनाता है उसकी पूरी दुनिया में मांग होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इससे होता है। ठीक है, वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जो विकासशील देश हैं वहां पर पैसे की कमी होती है, लेकिन उनके पास उनकी धरती में संसाधन बहुत होते हैं, तो वो पैसे की कमी की वजह से उनका दोहन नहीं कर पाते, तो विदेशी निवेश को आमंत्रित करते हैं ये लोग। ठीक है, जिनके पास खनन, प्रवेधन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव होता है, वहां विदेशी निवेश लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो जो विकासशील देश हैं उनमें यदि विदेशी विकसित राष्ट्र यदि अपना निवेश करें तो वहां पर उनको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए भी व्यापार जो है उन क्षेत्रों में होता है। और अगला जो व्यापार का आधार है वो है परिवहन। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था, क्योंकि परिवहन के साधन होते नहीं हो पाता था। इसलिए महंगी वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम और मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। विभिन्न प्रकार के जो रत्न होते थे उनका, रेशम का और मसालों का जो है व्यापार किया जाता था लंबी दूरी तक। बाकी और दूसरी वस्तुओं का लंबी दूरी तक व्यापार इसलिए नहीं हो पाता था कि पर्याप्त परिवहन के साधन नहीं थे। अब देखिए, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, यह एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का परिलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। हमारा देश यदि भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो व्यापार में दोनों चीजें होती हैं, निर्यात भी होता है और आयात भी होता है। यानी वस्तुएं, भारत अपने यहाँ की वस्तुओं को अमेरिका भेजता भी है और अमेरिका से बहुत सारी वस्तुएं खरीदता भी है, उसे हम आयात कहते हैं। तो जिस देश का निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है, यानी निर्यात का मूल्य अधिक होता है और आयात का मूल्य कम होता है, तो उस देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होता है, उस देश के लिए धनात्मक होता है यदि निर्यात ज्यादा है और आयात कम है तो। लेकिन यदि किसी देश का आयात अधिक है और निर्यात कम है तो वहां पर व्यापार संतुलन ऋणात्मक होता है। ठीक है, यानी प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन दोबारा समझिए, जब व्यापार होता है एक देश का दूसरे देश के साथ तो निर्यात यानी वस्तुएं भेजी जाती हैं और आयात यानी वस्तुएं वहां से मंगाई भी जाती हैं। ठीक है, तो यदि हम ज्यादा पैसे की वस्तुएं भेज रहे हैं और कम पैसे की मंगा रहे हैं तो व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में होता है। ठीक है, उसे हम धनात्मक कहते हैं और अनुकूल कहते हैं। लेकिन यदि हम आयात ज्यादा करें और निर्यात कम करें तो वो ऋणात्मक होता है और हमारे देश के लिए प्रतिकूल होता है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या होते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक द्विपार्श्विक व्यापार होता है यानी जब दो देशों के साथ एक दूसरे के लिए किया जाता है, और एक बहुपार्श्विक होता है यानी बहुत से देशों के साथ किया जाता है। इसमें देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, मोस्ट फेवरिंग नेशन की स्थिति प्रदान कर सकते हैं। जैसे कुछ समय पहले हमारे देश ने पाकिस्तान को प्रदान कर रखी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, MFN, मोस्ट फेवरिंग नेशन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। मुक्त व्यापार की स्थिति। अब मुक्त व्यापार क्या होता है भाई, तो ये दो चीजें समझ में आ गई आपके। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार दो तरह के होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। जब दो देशों के बीच होता है तो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाया जाता है, जब बहुत देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। बहुपार्श्विक व्यापार में एक MFN भी होता है, मोस्ट फेवरिंग नेशन, यानी सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। उसके लिए हम बहुत सारी रियायतें भी कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है मुक्त व्यापार क्या होता है। मुक्त व्यापार की स्थिति,
व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, एक दूसरे के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, यह मुक्त व्यापार कहलाता है और इसे व्यापार उदारीकरण भी कहते हैं। यह कार्य व्यापारिक अवरोध जैसे सीमा शुल्कों यानी कस्टम ड्यूटी को हटाकर किया जाता है। हम एक देश से दूसरे देश के लिए जो सामान मंगाते और भेजते हैं, तो जो सामान हम भेजते हैं उस पर वो देश कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता, सीमा शुल्क, और जो सामान उनके यहां से हमारे यहाँ आता है उस पर हम नहीं लगाते। इसी को मुक्त व्यापार कहा जाता है। जब व्यापार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, दो देशों के बीच व्यापार में किसी प्रकार की कोई, जैसे अब ट्रंप है वो कह रहा है कि भारत से कोई भी सामान हमारे यहाँ आएगा तो हम 50% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, तो वो टैरिफ लगाएगा तो इसका मतलब हमें घाटा होगा उनकी वस्तु उनके यहाँ चीजों को बेचने पर। ठीक है, तो ये मुक्त व्यापार नहीं कहलाएगा। मुक्त व्यापार क्या होगा? जब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगाए। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, जो घरेलू उत्पाद और सेवाएं होती हैं उनसे भी प्रतिस्पर्धा मुक्त व्यापार कर सकता है। ठीक है, मुक्त व्यापार उनसे भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, क्योंकि यदि हम दूसरे देश के साथ सामान मंगाएंगे तो उस पर हमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है, तो वो सामान हो सकता है हमें अपने यहाँ की जो सेवा और उत्पाद है उनसे भी सस्ता पड़ जाए। इसमें देशों को डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तो वो डंप की हुई होती है। ठीक है, तो दूसरे देश में हम ऐसे में उसे भेजेंगे तो हो सकता है कि उससे हमें बचना पड़ेगा। तो डंप की हुई वस्तुओं से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विश्व व्यापार संगठन 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया था। कब? 1948 में। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। ठीक है, तो ये गेट की स्थापना 1948 में की गई, लेकिन यही गेट जो है जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन के रूप में स्थानांतरित हो गया, WTO के रूप में। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है WTO। कौन सा? WTO, जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियम बनाए हैं इसने, उनका व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। इसी के आधार पर व्यापार किया जाएगा और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है। यह संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार, WTO। कुछ लोगों का कहना है कि यह धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है, WTO। यानी कुछ देश इस तरह का मानते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और 2024 में 166 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 2024 में कितने देश इसके सदस्य थे? 166 देश विश्व व्यापार संगठन के। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो सकता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रेरित करता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है राष्ट्रों के लिए लाभदायक हो सकता है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। यहां लाभदायक की कंडीशन थी, अब यहां हानिकारक की है। कब? यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख होता है तो यह हानिकारक भी हो सकता है। तो विश्व व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दोनों रूप हैं, यह लाभदायक भी हो सकता है और यह हानिकारक भी हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार पत्तन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तन यानी बंदरगाह, पोर्ट।
इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं, बंदरगाह के द्वारा ही जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं और इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के अधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बजरों होती है, जो छोटी नौका होती है जिनके द्वारा माल जलयान तक भेजा और उतारा जाता है, की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। लेबर भी लगती है इसमें, ठीक है। तो एक पत्तन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। एक पत्तन यदि अपने यहाँ नौभार को निपटा देता है, उसे लाद करके दूसरी जगह भेज देता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो पृष्ठ प्रदेश है जहां से वो नौभार आया था, ठीक है, उसका जो विकास का स्तर है वो इस बात को बताता है कि कितनी जल्दी उनका माल लद के विदेशों में चला गया और कितनी जल्दी उनका माल आकर के उन तक पहुंच गया। अब पत्तन के प्रकार देखो। औद्योगिक पत्तन, ये पत्तन थोक के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, इसी प्रकार के पदार्थ, ये औद्योगिक पत्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह है, सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह है, ठीक है। तो ये जो है एक औद्योगिक पत्तन है, ठीक है। वाणिज्यिक पत्तन, ये पत्तन सामान्य नौभार, सम्मिश्रित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं, जैसे लेनिनग्राद यानी रूस का है ये, ठीक है, रूस का बंदरगाह है ये लेनिनग्राद। ये वाणिज्यिक पत्तन है, ये है ये, ठीक है। यहाँ जलयान खड़े होते हैं और ये सब बड़ी बड़ी वो है लिफ्ट हैं, इनके द्वारा सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगला है विस्तृत पत्तन। ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश बड़े पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि 3 तरह के पत्तन हैं, औद्योगिक पत्तन, वाणिज्यिक पत्तन और विस्तृत पत्तन। अब अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार, अवस्थिति मीन्स लोकेशन के आधार पर। एक अंतर्देशीय पत्तन होता है। ये पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे मेनही, ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी। तो ये अंतर्देशीय पत्तन जो होते हैं ये समुद्र तट पे नहीं होते, समुद्र तट से दूर होते हैं ये, और समुद्र से इनको नहर के द्वारा या नदी के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कोलकाता जो है समुद्र तट से 90 किलोमीटर अंदर है और उसको हुगली नदी के द्वारा जोड़ा गया है समुद्र से। इसी तरह से मेनहीम और ड्यूसबर्ग है। अब बाह्य पत्तन क्या होते हैं? ये गहरे जल के पत्तन हैं जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाजों को अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में सक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पत्तन को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। ये बड़े होते हैं और ये दूर रह जाते हैं खड़े गहरे पानी में, और वहां तक जो है बजरी चलती हैं, छोटी छोटी जो नावें होती है वो चलती हैं, उनसे सामान को चढ़ाया और उतारा जाता है। जैसे एथेंस का यूनान में प्रेयस एक उच्च कोटि का संयोजन है, ये बाह्य पत्तन है, ठीक है। यूनान का प्रेयस, ये लेनिनग्राद का, रूस के लेनिनग्राद का पत्तन है जो वाणिज्यिक पत्तन है। अब देखिए ये कलकत्ता का है, ये हुगली नदी है, हुगली नदी से समुद्र के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ये कलकत्ता का बंदरगाह है। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तन के प्रकार। तेल पत्तन, इनमें से कुछ टैंकर पत्तन है तथा कुछ तेल शोधन पत्तन है, ठीक है। कुछ में तो टैंकरों में तेल जाता है और कुछ में तेल शोधन के लिए जाता है। जैसे लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है और पर्सिया की खाड़ी पर आबादान का तेल शोधन पत्तन है। तो कुछ स्थानों पर तो शोधित तेल जाता है, कुछ स्थानों पर जो है शोधन के लिए तेल आता है। तो ये दोनों ही तरह के जो पत्तन है वो तेल पत्तन कहलाते हैं। अब मार्ग पत्तन क्या होते हैं? ये ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर। अदन की खाड़ी में अदन है, अमेरिका से प्रशांत महासागर में थोड़ी दूर पर होनोलुलु है तथा सिंगापुर है। ये जो है मार्ग पत्तन है, ये जाने आने वाले जहाजों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, विश्राम कराते हैं। पैकेट स्टेशन, इन्हें फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है। ये छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक कार्य के लिए तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं, जैसे इंग्लिश चैनल
जैसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो समुद्र है उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। वहां पर डेली फेरी पत्तन चलते हैं, वहां पर फेरी चलती हैं, यानी ऐसे जलयान चलते हैं जो आते जाते रहते हैं। उसमें डाक व्यवस्था के लिए और यात्रियों के लिए वहन होता है, तो उसे पैकेट स्टेशन बोलते हैं। एक आंत्रपो पत्तन है, ये एकत्रण केंद्र है, यानी इनमें सामान इकट्ठा किया जाता है, जहां विभिन्न देशों से निर्यातित वस्तुएं लाई जाती हैं, जैसे सिंगापुर और रोटरडम। ठीक है, दूसरे देशों से ला करके वस्तुएं वहां इकट्ठी की जाती हैं और वहां से फिर दूसरे देशों में भेजी जाती हैं, तो ये आंत्रपो पत्तन कहलाते हैं। अब आप देखिए, ये होनोलुलु है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर भी जो है विश्राम के लिए जहाजों को रोका जाता है। ठीक है, और उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। और ये सिंगापुर है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है इस तरह के हैं मार्ग पत्तन है जो सुविधाएं, ठीक है, जो कर्नाटक में है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो युद्ध के जलयान होते हैं उनकी मरम्मत वगैरह की जाती है। ठीक है, तो युद्ध के जलयान यहाँ आकर के रुकते हैं, युद्धक जलयान जो होते हैं, और उनकी यहाँ पर देखभाल और मरम्मत की जाती है। इस प्रकार ये पाठ 8 अंतरराष्ट्रीय व्यापार पूरा होता है। ठीक है, आशा है आपकी समझ में आया होगा। एक दो बार और आप इसको देख लीजिए तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब भूगोल के हमने 8 पाठ कर दिए हैं। अब हम आगे से हिस्ट्री के जो बचे हुए पाठ हैं उनको पूरा करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस के बचे हुए पाठों को पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी के जो बचे हुए पाठ हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है, आशा है आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हाँ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको हमारे दूसरे वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब अगले समय में हिस्ट्री का लेसन होगा, तब तक के लिए जय हिंद।